हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं सीटेट, सुपर टेट एंड यूपी टेट वालों को चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ा रही हूँ। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था के चयनित यूपी टेट सीटेट के चयनित छात्र हैं। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर 10 है वैयक्तिक भिन्नता। क्या नाम है? वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, तो चलिए पहले मैं आप लोगों को वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में कुछ बताती हूँ, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। ओके, तो वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। अतः यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई असमानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। जुड़वा बच्चे शक्ल सूरत से तो हूबहू एक जैसे दिख सकते हैं, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिकता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभिन्नता को ही वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। ओके, तो जैसे हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे हमारे स्किनर महोदय जी ने क्या कहा है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन करते चलें, और जो लोग नहीं नोट डाउन कर रहे हैं वो वीडियो को बस देखते चलें, मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। ओके, तो स्किनर महोदय ने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ओके, हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए। मेरे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जेम्स ट्रेवर। उनके अनुसार कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। और हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट हैं टॉयलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, कार्य, आकार, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। मतलब प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या है। इसकी सामान्य परिभाषा है कि यही है कि प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। ओके, वैयक्तिक विभिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण मैं आप लोगों को बताने चल रही हूँ। तो पहला हेडिंग है हमारा भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। ओके, तो आप लोग नोट डाउन करिए, भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। पहला पॉइंट है अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके बाद ये प्राप्त होता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। कोई बालक
भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। सामान्यतः स्त्रियां कोमलांगी होती हैं, किंतु अधिगम के क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती है। स्त्रियों का शारीरिक गठन पुरुषों से अलग होता है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती है। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चों में सामान्य बुद्धि पाई जाती है ना। बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना बुद्धिमान है या कितना कमज़ोर है ना। चलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। नोट डाउन करते चलिए। तो मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्तिगत विभिन्नता में भी देखा जा सकता है। अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा ही होता है। यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चों पर भी पड़ता है ना। यद्यपि आर्थिक सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि का संबंध तो है, किंतु यह बहुत उच्च स्तर का नहीं है। इन दोनों में सहसंबंध अवश्य पाया गया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह में आने वाले बच्चे कम बुद्धिमान और उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह के में अनेक उच्च बुद्धि लब्ध वाले बालक पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। आई बात आप लोगों के समझ में। बालकों के पोषण पर परिवार एवं समुदाय का प्रभाव अवश्य पड़ता है एवं इस प्रकार की विभिन्नता में परिवार एवं समुदाय की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। कमेंट भी करिए, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है या मुझे इसमें और क्या बदलाव करने चाहिए, ये सब आप मुझे बताते हुए चलिए। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बालकों में समान रूप से संवेगात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ बालक सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालकों में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। शारीरिक भिन्नता रंग रूप, आकार भार, कद, शारीरिक गठन और यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता।
सभी बालकों में की अभिवृत्ति में भी समानता नहीं होती है। कुछ बालक किसी विशेष प्रकार के कार्य में रुचि लेते हैं, जबकि अन्य बालक किसी और कार्य में रुचि लेते हैं। जैसे कोई गाना पसंद करता है, कोई नाचना पसंद करता है, कोई कॉमेडी पसंद करता है, तो कोई सैड सॉन्ग पसंद करता है ना। सबकी अलग अलग, कोई पेंटिंग पसंद करता है, तो कोई और कुछ और पसंद कर लेता है। तो हर बालक की अलग अलग रुचि है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचि और जो जिस रुचि को पसंद करता है उसी में उसका मन लगा रहता है। हमें कभी भी बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना, कि तुम ये नहीं ये करो। हमेशा उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, है ना। तो कुछ बालकों में पढ़ाई में कम मन लगाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कुछ अन्य बालक किन्हीं कारणों से इससे दूरी भाग जाते हैं। कुछ कम में है तो कुछ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा है ना। तो हर व्यक्ति में अलग अलग समानताएं असमानताएं पाई जाती हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट है व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो चलिए हम देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बालक बहिर्मुखी होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। टॉयलर के अनुसार संभवतः व्यक्ति योग्यता के विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा एक और टॉपिक है, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। गत्यात्मक कौशलों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता। तो आप लोग नोट डाउन करिए। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग में पूर्ण कुशलता का अभाव पाया जाता है। क्रो ने लिखा है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में है एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ। क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ। तो सबसे पहले है हमारा परीक्षण विधि। क्या है? परीक्षण विधि। इसमें बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधी परीक्षण इत्यादि आते हैं। कौन कौन से परीक्षण आते हैं परीक्षण विधि में? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और संवेग संबंधी परीक्षण आते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व परीक्षण क्या है? इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का परीक्षण किया जाता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण। शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा बुद्धि परीक्षण। मनोवैज्ञानिकों ने उन प्रकार के वृद्धि का निर्माण किया जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि परीक्षण ज्ञात किया जाता है। सामूहिक अभिलेख विधि। उपस्थिति, रुचियाँ, स्वभाव, सामान्य योग्यता आदि ये सब क्या है? सामूहिक अभिलेख विधि।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यक्तिगत इतिहास विधि। परिवार, शिक्षा के पड़ोसी, मित्र आदि संबंधी मिलकर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाते हैं। ओके, ये क्या हमारा व्यक्तिगत इतिहास विधि। अब चलिए हम व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व के बारे में पहले समझते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या महत्व हैं। मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों को रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वदा अनुचित होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ओके, इसी टॉपिक के अंतर्गत है शैक्षणिक क्षेत्रों में मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित में शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाना इसलिए उचित है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ओके, और इसके महत्व क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसे ध्यान में रखते हुए वे उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम के निर्धारण में लगने विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की महत्वपूर्ण का वर्णन किया जाता है एवं उन्हें अलग अलग से लागू भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों की पुस्तकें अधिक विचित्रमय एवं रंगीन होती हैं, जबकि जैसे जैसे अथवा कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती जाती है उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के आनुवंशिक लक्षण उन्हें हमें दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती हैं, समझ में आ गया होगा ये आप लोगों के, जबकि जैसे जैसे कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती रह जाती है उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेल कूद के जरिए शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। आई बात समझ में। बच्चों को गृह कार्य देते समय भी उनके व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके महत्व में ही बालक के निर्देश में भी व्यक्तिगत विभिन्नता के विशेष भूमिका होती है। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान के आधार पर शिक्षक यह तय कर पाते हैं कि लड़कियां किसी कार्य को विशेष ढंग से एवं लड़के किसी कार्य को विशेष ढंग से क्यों कर पाते हैं। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। आई बात समझ में। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा
के अधिकतर बालक अधिगम में कमज़ोर हों तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। इसका मतलब आप समझे, कक्षा के आकार का क्या मतलब होता है? कक्षा के आकार का ये मतलब होता है कि जैसे एक कक्षा में कक्षा का आकार तय करने में व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमज़ोर हो, कक्षा का आकार मतलब हमें जैसे बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके एक साथ नहीं पढ़ाना है ना, हमें उतना ही पढ़ाना है जितना हम बालक को, उतने ही बच्चों को एक कक्षा में लेना है। इसीलिए हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारी कक्षा में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम उसे सेक्शन में बांट देते हैं, सेक्शन ए बी सी, है ना। तो हमें उतने ही बालकों को, नहीं तो जो कमज़ोर बालक होते हैं और जो बहुत अच्छे बालक होते हैं पढ़ने में, या जो बीच के बालक होते हैं, इनमें पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें कक्षा का आकार कम रखना चाहिए। कम रखेंगे तो हम हर एक बच्चे पे ध्यान देकर हर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। ओके, और इसमें अभी और भी पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पिछड़े एवं मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या कारक है। ओके, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक जैसे वंशानुक्रम है ना। वंशानुक्रम में भी जैसे हम जैसे हम पैदा होते हैं तो उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने माँ बाप के जैसे ही हों। कभी कभी हम अपने दादा दादी नाना नानी पे भी पड़ जाते हैं, कभी कभी हम अपने ताऊ और चाचा पे भी पड़ जाते हैं, कभी कभी हम समान भी हो सकते हैं देखने में, कभी कभी जुड़वा भाई बहन एक जैसे भी होते हैं, कभी कभी अलग भी दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। कभी कभी हम मानसिकता भी थोड़ी बहुत अगर मिलती है, आकार रंग रूप में अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा है वातावरण है परिवेश। हमारा वातावरण और परिवेश हमें जैसा मिलता है हम वैसे होते हैं, है ना। जैसे हम अच्छे वातावरण मिले, अच्छे माता पिता के साथ रहे, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत रही तो हमारा परिवेश और वातावरण बहुत अच्छा जाएगा, और अगर नहीं रही तो हमारा उतना अच्छा वातावरण नहीं जाएगा, है ना। उतने अच्छे परिवेश में हम नहीं रह पाएंगे। लैंगिक विभिन्नता भी इसी प्रकार है। लैंगिक विभिन्नता भी मैंने आपको कल नेक्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि लैंगिक विभिन्नता क्या होती है ना। तो लैंगिक विभिन्नता के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लैंगिक असमानता का आधार जैसे स्त्री पुरुषों में जैविक बनावट नहीं होती, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। समाज की जैसी भूमिका होती है। समाज हमें लड़के लड़कियों में अंतर करता है, लड़कियों को कमज़ोर और लड़कों को सशक्त समझता है। लड़कों को सोचता है ये हमारे भावी जीवन के करता धरता है, और लड़कियां कुछ नहीं है। लड़कों पे पढ़ाई में ज़्यादा खर्च करते हैं और लड़कियों में सोचते हैं तो दूसरे के घर जाएगी, इसके ऊपर क्या खर्च करें इतना, है ना। इसी तरह है जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव। इसी तरह जाति प्रथा भी होता है। जातियों में लोग बंटवारा कर देते हैं, उच्च जात निम्न जात, बीच में बना देते हैं। मध्यम परिवार वालों को, मध्यम जात को नीच वालों को बना देते हैं। ये मंदिर में नहीं जा सकते, ये किसी को छू नहीं सकते, ऐसा बना देते हैं, है ना। ये समाज ही हमें हर चीज़ में बांट देता है ना।
आयु और वृद्धि में भी ऐसे ही व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। कभी कभी बच्चे जो हैं आयु में तो ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन उनकी वृद्धि उतनी नहीं होती है, और कभी कभी उनकी वृद्धि तो ज़्यादा हो जाएगी, वो देखने में तो लगेंगे 14 साल के हैं लेकिन अभी वो वास्तव में वो 10 ही साल के होंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा है परिपक्वता, है ना। क्या है? परिपक्वता। तो हमें परिपक्वता में भी व्यक्ति विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति विभिन्नता बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, और हमारे मनोवैज्ञानिक इस पे चर्चा भी किए हैं। उन्होंने अच्छे से बताया है कि व्यक्तियों में, समूहों में कैसे लोग बटे हुए हैं, कैसे लोगों में विभिन्नता पाई जाती है, किस तरह की विभिन्नता पाई जाती है, समुदायों में रह के लोग किस तरह विभिन्नता पाई जाती है, परिवारों में किस तरह की विभिन्नता पाई जाती है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हम आपसे इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो आप बताइए। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दोस्तों जैसा कि कल सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे मेरी क्लास ऑफ रहती है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग रिवाइज़ करते होंगे और रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है ना। तो इसलिए आप ध्यान से मन लगा के वीडियोस को देख, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए, जो भी जहाँ भी आपको अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से आप उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है भैया। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। मेरे पास पैसा है तो हमें सब लोग पूछेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है तो हमें हर कोई, हमारा भाई ही हमें किनारे कर देगा, है ना। तो आपको ये समझना चाहिए। और चलिए बताइए क्वेश्चन फर्स्ट, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? मैंने आपको पूरा डिटेल में चैप्टर को समझा दिया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा में के समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन सेकेंड, व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन थर्ड, सभी शिक्षार्थियों के समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ऑप्शन फोर्थ, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन फोर्थ, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उन्हें उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, है ना। पहले हम बच्चों का आकलन करेंगे, वो कैसे, क्या, कितने बच्चे कैसे भिन्न हैं एक दूसरे से, किसे आ रहा है किसे नहीं आ रहा है, और फिर उसके अनुरूप हम उन्हें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, हालांकि यह अस्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी? फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति।
बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? फर्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ, यह समझने के लिए कि कोई विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फोर्थ, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कमेंट कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट मैं पढ़ रही हूँ, सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन सेकंड, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए उनके अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन फोर, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था, जिस ऑप्शन में अवसर हो, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया और अवसर उपलब्ध कराए, वो ऑप्शन तो बिना देखे आपको लगा देना है। लेकिन पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं तो कि इसमें नहीं है तो नहीं, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सेकंड इज राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सेकंड, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति की अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिकरण धारणा को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के कार्य सम्मान विकसित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन 5, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ओके, तो दोस्तों, मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ाया है। अब 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। और दोस्तों, जैसे ये सारे चैप्टर ख़त्म होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस सेट देना शुरू करूँगी। पहले मैं आप लोगों को जितने भी साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत हैं वो मैं एक वीडियो में पूरा नोट डाउन करके आपको दूँगी। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेके हर एक चैप्टर का चलूँगी। ओके दोस्तों, फिर हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। ये हमारे संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाजियाबाद।
और ये हमारी संस्था का मोबाइल नंबर है 9910386775। ओके, तो दोस्तों ये हमारी संस्था का QR कोड है। इससे जुड़कर आप हमारे PDF हमारे YouTube से सीधा जुड़ सकते हैं। आपको PDF चाहिए हो या किसी भी चीज़ की जानकारी हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये हमारी संस्था का WhatsApp मोबाइल नंबर है 9450403017। ओके फ्रेंड्स, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।